हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल से मंत्रा में मैं हूँ सिंह। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं आपको एसएससी, नेवी, एयरफोर्स बाई तथा अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जीके जीएस पढ़ा रहा था। दोस्तों उसमें अभी तक हम कई चीज़ें वगैरह पढ़ चुके हैं। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों इसमें हम भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन काल से जो हड़प्पा सभ्यता है उससे लेके और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा आज शुरू होता है जो हम नेक्स्ट पार्ट कराए थे दोस्तों, उसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ करा दिया था। दिल्ली सल्तनत के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है दोस्तों, सबसे पहले वंश था गुलाम वंश। उसके बाद एक आध जो छोटे मोटे इल्तुतमिश ने अलग वंश चलाया, खिलजी बलवान ने अपना बलवानी वंश चला दिया। उसके बाद एक आध वंश और आता है। तो आज जो नेक्स्ट वंश का नाम है दोस्तों वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश। दोस्तों बात ये खिलजी वंश किसने किया था, क्या किया था, इसके बारे में आपको सब पूरी डिटेल बताता हूँ। बलवान की मृत्यु के बाद जो बलवान ने बलवानी वंश चलाया था, वैसे ये वंश भी गुलाम वंश के अंतर्गत ही आता है। तो बलवान की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने, किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये कौन था दोस्तों, इसका संस्थापक था। आप कह सकते क्या, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी क्या था, जो पहले मतलब कि शासक बनने से पहले ये बुलंदशहर का आप कह सकते हैं एक जो मैन अधिकारी होता है वो था। और इसको अगर देखा जाए मतलब कि जो उस समय की भाषा में कहा जाता था तो वो था इक़्तादार था। बुलंदशहर का जलालुद्दीन खिलजी कौन था, इक़्तादार था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये उसने शासन संभाला था वो 1290 ईस्वी में संभाला था। कौन सी में, 1290 ईस्वी में इसने शासन संभाला था। अब आगे देखिए, 6 साल बाद जब इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसकी वजह से प्रभावित होकर इसने उसको बधाई संदेश देने के लिए वहाँ जा रहा था। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि भतीजे द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और जो इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी वो फिर हमारे देश का शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी। और खैर दोस्तों, हमारे भारत के इतिहास में पहला मौका नहीं था जब किसी से संबंधित रहते की गई हो। इससे पहले ऐसे मैं आपको बता चुका, अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या करके ही वो भी राजगद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु जो था वो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी आता दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कई चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये बंदा थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया, हमारे देश की क्या क्या किया हुआ था, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों पहली बात यह है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपनी विजय मतलब कि जो एक दिग्विजय मतलब कि एक अच्छा शासक था, कहने मतलब उस टाइप से जो आप कह सकते हैं, मतलब कि अन्य आस पड़ोस में क्षेत्र को उसने जीत लिया, आस पड़ोस के राज्यों को उसने जीत लिया। तो अपनी विजयों से प्रभावित होकर इसने सिकंदर ए सानी ये इसने उपाधि धारण की। कौन सी, इसे उपाधि धारण की दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी में। और इसके बाद दोस्तों इसने कई चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट चलाई थी। अब देखिए उनमें कौन कौन सी, दीवाने मुक्त राज की इसने स्थापना की, जो कि कभी नहीं इतना नहीं आता। लेकिन घोड़ों को दागने की प्रथा इसने चलाई थी, ये इंपॉर्टेंट आता है। घोड़ों को दागने की प्रथा क्या सर्वप्रथम किसने किया था, दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। ठीक है, घोड़ों को दागने की प्रथा की थी दोस्तों उसने। और इसके अलावा दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि जो खम्स क्या होता है दोस्तों, लूटा गया धन, दूसरे राज्यों पर लूट वगैरह की, उसके बाद जो धन लूटा गया उसमें दोस्तों पहले सुल्तान का हिस्सा 1/4 था। लेकिन जब ये शासक बना तो इसने उसमें सुल्तान का हिस्सा 3/4 कर दिया। अर्थात सुल्तान का मतलब क्या,
कि आप कह सकते हैं शासक का हिस्सा, उस समय का जो केंद्र में शासक तो प्रशासन ही मान लीजिए, सरकार मान लीजिए उसको इस टाइप की, तो सरकार का हिस्सा किसने मान लिया उसने, 3/4 हिस्सा सरकार हो गया, वो जो 1/4 था पहले, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इसने दीवान रियायत और सहना ए मंडी की भी नियुक्ति इसने दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, इसको दोस्तों बाजार प्रणाली के लिए खूब याद किया जाता है। जो बाजार प्रणाली थी उसके लिए इसने बहुत किया। तो उसने क्या किया दोस्तों, उसको अपनी बाजार मूल्य प्रणाली को, जैसे कि कभी लोग एक ही सामान को अन्य अन्य जगह पे अन्य अन्य रेटों में बेचा जाता था, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि हमारे देश में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि आपका आटा हुआ, बाकी अन्य चीज़ थी जो उस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे कहीं अकाल पड़ गया, जो 20 रुपये की चीज़ 50 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, गरीब लोग थे वो मरने लगे थे, मतलब कि वो अकाल में गरीब लोग होते थे तो वो पीड़ित रहते थे, मतलब कहने मतलब उनको खाने के पास उनके पास कुछ नहीं था तो वो मर जाते थे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए इसने क्या किया कि बाजार व्यवस्था, बाजार मूल्य व्यवस्था नई प्रणाली लागू की इसने। उसको क्या किया दोस्तों, इन्होंने उसका जो नाम रखा इन्होंने वो रखा था दीवान रियासत और सहना ए मंडी। दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी। इसमें दोस्तों जो मूल्य वगैरह थे, मतलब जो सामान वगैरह था उसका हर जगह रेट एक ही होता था, लेकिन ये नहीं कि हर सामान का रेट एक ही होता, वो कुछ इंपॉर्टेंट सामान थे जिनका लोग अक्सर फायदा उठा के इनका मिस यूज करते थे, उनकी बात है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों इसके अलावा इसने दोस्तों दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी का किला और जमात खाना मस्जिद। अलाई दरवाज़ा, हौज खास तो इम्पोर्टेंट है, इसमें हौज खास के बारे में पता है। अलाई दरवाज़ा, हौज खास, कई बार ये पूछा जाता है हौज खास किसने किया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। और इसके अलावा सीरी का किला, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है दोस्तों वो क्या है, वो है दोस्तों जमात खाना मस्जिद, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। और सबसे लास्ट वाली क्या है कि अमीर, जिसका जो दरबारी था अमीर खुसरो, इसका क्या था, दरबारी कवि था दोस्तों, ठीक है, दरबारी कवि था। उसने क्या किया दोस्तों, तबला का, जिसको तबले का संस्थापक कहा जाता है, कौन को, अमीर खुसरो को। तो ये तो दोस्तों हो गया खिलजी वंश के बारे में। इसके बाद दोस्तों 2 और बने, जिनमें मुबारक शाह खिलजी और एक खुसरा शाह खिलजी भी थे। ये दोनों दोस्तों अकुशल शासक थे, जिसके कारण दोस्तों खिलजी वंश समाप्त हो गया। और इसके बाद जो दोस्तों अगला वाला वंश आता है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर कि तुगलक वंश। ये इसको रख देता हूँ। दोस्तों 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। वैसे ही दोस्तों इसने एक काम किया था, मोस्टली इम्पोर्टेंट में इसका कोई खास नहीं आता, बस इसने तुगलकाबाद शहर बसाया था और कुछ नहीं। कह सकते हैं शहर बसाया या संस्थापक कह सकते हैं, संस्थापक तुगलकाबाद इसने शहर बसाया था, कह सकते हैं उस शहर का संस्थापक दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद तो दोस्तों इसका बेटा था, वो
उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग का मतलब कि उसने कुछ काम ऐसे किए जो उसके इंटरेस्टिंग काम थे। वो मोहम्मद बिन तुगलक इसका बेटा था दोस्तों। जो मोहम्मद बिन तुगलक इसका बेटा था उसको हम पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं। हमारी जो भारत का इतिहास है उसमें उसको पागल बादशाह भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, एक मिनट। जो तुगलक का संस्थापक था कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, उसका जो बेटा आता है वो था मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इसको पागल बादशाह के रूप में माना जाता है, मतलब कि इसको पागल बादशाह कहा जाता है हमारे इतिहास में। तो पागल बादशाह क्यों कहा जाता है उसके रीजन बताता हूँ मैं। सबको तो उपाधि मिलती है सिकंदर सानी और अच्छी अच्छी उपाधि, इसको मिली है पागल बादशाह की उपाधि। उसका कारण क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों इसने कई योजना चालू की थी और जो इसने योजना चालू की थी वो सारी जो योजना थी वो एकदम सही थी, जैसे जो जिस टाइप से सोच की थी। लेकिन बात क्या थी दोस्तों कि उस समय कंडीशन के हिसाब से इसकी सारी योजना फेल हो गई दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आप कहेंगे सारी योजना सही थी फेल क्यों गई, तो दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ परिस्थिति का बात होती है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि हमारा सब प्लान वगैरह सब अच्छा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों कि वो सही समय पर प्लान नहीं होता। क्या हमारा जो प्लान होता है वो सही समय पर व्यवस्थित नहीं किया होता, जिसके कारण दोस्तों हमारा प्लान वगैरह सब खराब हो जाता है और हमारा अच्छा प्लान होते हुए भी, अच्छी उसकी स्ट्रेटजी होते हुए भी हमारी जो योजना थी वो विफल हो जाती है दोस्तों। तो वही तो इसने कौन कौन सी की थी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या क्या किया था इसने क्या दोस्तों दोआब में कर वृद्धि की वाला किया था। दोआब में कर वृद्धि क्यों किया था उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों दोआब क्या होता है पहले इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो दोस्तों जो दो नदी बहती हैं तो उनके बीच का जो स्थान होता है, ये जो मिट्टी वगैरह मतलब जो कह सकते हैं आप, ये बड़ा ही दोस्तों उपजाऊ भूमि होती है। ये जो भूमि होती है बेहद ही उपजाऊ भूमि होती है और यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अन्न वगैरह की पैदावार अच्छी होती है, जो दोआब स्थान होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी नदी के थोड़ी बहुत किनारे का क्षेत्र, यहाँ पे दोस्तों पानी वगैरह की कमी नहीं होती, इसका मतलब ये अच्छा रहता है। लेकिन इसने किया कि दोआब जैसी जगह में दोआब में कर वृद्धि कर दी गई। यहाँ पर जो कर लेते थे किसानों से उन्हें वृद्धि कर दी गई। लेकिन इसने गलत टाइम पे क्यों किया कि जिस समय इसने कर वृद्धि का कानून लाया था उस समय दोस्तों दोआब में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था हुआ। तो जब आप जानते हैं दोस्तों व्यक्ति पहले से भूखा मर रहा है काल में और उससे आप और कर ज़्यादा लोगे तो वो फेल में वैसे ही मर जाएगा। तो इसीलिए इसकी वाली योजना फेल हो गई। कौन की, मोहम्मद बिन तुगलक की दोस्तों। दूसरी योजना थी दोस्तों उसकी क्या कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी चेंज करने का। इसने सोचा कि मेरा शासन बहुत बड़ा है, कहना मतलब जो आप एक टाइप से मान लीजिए। तो इसका जो शासन था कहना मतलब ये सही नहीं है, वैसे बताता हूँ मैं, इसके लिए डायग्राम की जरूरत नहीं दोस्तों। इसका शासन था दक्षिण भारत तक और जैसे कि इसका नहीं कहने का मतलब वो सब अलाउद्दीन खिलजी की देन थी जो शासन वगैरह का। तो इन्होंने तो सिर्फ बना के रखा था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि अच्छा मतलब कि चारों तरफ गिराज वगैरह जीत के और अपने अंदर ही मतलब कि सब कुछ कर दिया था, मतलब अपना शासन बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में फैला दिया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। तो इसने सोचा कि मैं दिल्ली यहाँ पर से दक्षिण भारत पे हम वो जो दक्षिण भारत के जो दक्षिण इलाके में कुछ जगह जैसे कि आप कह सकते हैं तमिलनाडु रहा, केरल रहा, ये शुरू से ही इन लोगों से स्वतंत्र रहे हैं। ये राजा हर्षवर्धन के बाद लगभग हर कोई इस पर आक्रमण नहीं कर पाया है। बाद में जाके मराठा वगैरह ने उस पर आक्रमण किया था, जो आप कह सकते हैं हैदराबाद के निजाम वगैरह थे, उन्होंने भी वो जीता था। जो केरल तमिलनाडु वगैरह थे वो समय समय पर उत्तरी भारत के जो लोग थे, जो शासक थे, उन पर आक्रमण करते रहते थे। आपने सुना होगा हरिनगर, वो विजयनगर वाला किस्सा। तो विजयनगर के जो लोग थे वो भी समय समय पर इन पर आक्रमण करते रहते थे। किन पर, जो दिल्ली सल्तनत वाले शासक थे। तो इसने सोचा कि मैं थोड़ा दक्षिण इलाके में दौलताबाद नाम की नगर है उस पर मैं उसको मैं अपनी राजधानी बना लेता हूँ।
तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या हुई वहाँ पर कि जैसे उसने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया तो दिल्ली की सारी व्यवस्था खराब हो गई, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, दौलताबाद को उसने राजधानी बनाने का सोच लिया, लेकिन इसकी कोई भी पूर्व योजना नहीं थी, ना इसने दौलताबाद में कोई अपना महल वगैरह या फिर कुछ ऐसा रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तीसरी बात दोस्तों, दौलताबाद में दोस्तों जैसे कि अगर आज के टाइम पे आप कहें कि दिल्ली या कोलकाता को हम राजधानी बनाएं तो बन सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि दिल्ली की जगह हम आप कह सकते हैं कि किसी छोटे शहर कहने मतलब कानपुर, दिल्ली की तुलना में बहुत छोटा कानपुर है, तो दिल्ली की अगर आप कानपुर को राजधानी बनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। दिल्ली की आप नासिक को राजधानी बनाएंगे, पुणे को राजधानी बनाएंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि दिल्ली की तुलना में जो नासिक, पुणे, कानपुर इनकी व्यवस्था स्लो है, ये इतने मतलब कि आप कह सकते हैं सभ्य नहीं है, उतनी विकसित नहीं है। ठीक है, सभ्य तो है लेकिन विकसित नहीं है। ठीक है, तो इसकी बिना पूरी योजना किसने राजधानी चेंज के लिए इसको डिस्ट्रैक्ट पड़ा और इसको वापस दिल्ली आना पड़ा। तीसरी क्या थी दोस्तों कि इसने कहा कि मैं चांदी के सिक्के चलाऊंगा, सॉरी तांबे के सिक्के चलाऊंगा, पहले चांदी के सिक्के चलते थे फिर तांबे के चलाऊंगा। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इसका जो पूरा खजाना था वो पूरा खाली हो गया, लोगों ने अपने चांदी के सिक्के अपने घर में इकट्ठे कर लिए और तांबे के सिक्के में अपने जो बर्तन वगैरह थे उनको काट के देने पड़ गए। ठीक है, तो इससे इनको बहुत नुकसान हो गया, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, इसकी ये वाली योजना भी फेल हो गई। अर्थात कौन कौन सी योजना थी वो भी लिख देता हूँ मैं। असफल योजना, असफल योजना, राजधानी चेंज मतलब राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद। दूसरी क्या थी दोस्तों, दोआब में कर वृद्धि, तीसरी क्या थी, तीसरी दोस्तों हमारी यहाँ पर सिक्के का परिवर्तन, तांबे के सिक्के के प्रचलन कह सकते हैं आप, या फिर सिक्के का परिवर्तन या फिर मुद्रा परिवर्तन कहें तो ज़्यादा बेटर है, मुद्रा परिवर्तन। और तीनों इसकी कौन सी रही, असफल। तीनों योजना कैसे रही दोस्तों, इसकी असफल रही। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, पागल बादशाह कहा जाता है। दोस्तों इसने अपना एक दूध चाइना में भेजा था, इससे पहले चाइना में ने एक अपना दूध भेजा, इसलिए इसने भी अपना एक दूध चाइना भेजा और वहाँ से जो दोस्तों इसका दूध था जो इब्न तूता नाम था उस दूध का, तो उस दूत ने अपनी एक पुस्तक रेहला नाम है, इसके बारे में पूरा विवरण लिखा है, तो उससे हमको ये जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगला वाला शासक आया था वो था फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद अगला शासक था वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इस बंदे ने क्या काम किया इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। ये थोड़ा मुसलमान मतलब कट्टर मुसलमान टाइप का था, मतलब उसका दिमाग थोड़ा वैसे था। तो इसने क्या किया, आते आते इस्लामी धर्मधारा जो 4 कर थे उन चारों करों को हिंदुओं पर और बाकी गैर इस्लाम धर्मों पर लागू कर दिया। जिनमें कौन कौन से कर थे, नई कर लगा इसने, जिसमें खम्स, ज़कात, जजिया ये करते, खम्स, ज़कात और जजिया। दोस्तों जजिया कर था दोस्तों वो पहले सिर्फ ब्राह्मणों पर लागू था, लेकिन जो इसने क्या किया मतलब जो देखिए इसमें खराज और था, तो जजिया कर था सिर्फ दोस्तों किस पर था, पहले गैर ब्राह्मणों पर था, हिंदुओं में सिर्फ गैर ब्राह्मणों पर था, ओनली हिंदुओं में था। लेकिन इसने क्या किया, जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया दोस्तों। और इसने एक कर और लगा दिया, वो उसका नाम था खरास। ठीक है, इसने ये नए कर लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके बाद दोस्तों
इसने दिल्ली में जो कुछ इमारतें थी उनका पुनर्निर्माण करा, उसका फिर दोबारा से निर्माण कराया। तो उनमें तो मुझे मीनार आती है, कुतुब मीनार आती है और कई अन्य मीनार आती है जिनका नाम है दोस्तों क्रमशः कुतुब मीनार, शमसी तालाब, जहांपनाह और निजामुद्दीन औलिया की समाधि। कुतुब मीनार, ये क्या है, पुनर्निर्माण करा है इनका। कुतुब मीनार, शमसी तालाब, ठीक है, जहांपनाह निजामुद्दीन औलिया की, जहांपनाह व निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया को, निजामुद्दीन औलिया क्या दरगाह कह सकते, मतलब कि कह सकते हैं दरगाह कह सकते हैं, मकबरा कह सकते हैं इसको आप, लेकिन आप समाधि का ही ज़्यादा बेटर है, समाधि। और एक और है जामा मस्जिद। ठीक है, इनका उसने क्या किया, पुनर्निर्माण कराया दोस्तों, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। आप बताएं पुनरुद्धार भी कराया। और दोस्तों इसने एक काम और इम्पोर्टेंट किया था, वो था कि मेरठ और टोपरा नामक सिटी से इसने अशोक स्तंभ, जो अशोक के शिलालेख थे, उनको लाकर और दिल्ली में लगवाया। दिल्ली की जो महल था उसमें लगवाया दोस्तों, दिल्ली में लगवाया था, जिसमें नाम था दोस्तों क्या, फिरोज शाह कोटला में स्थापित कराया था अशोक स्तंभ को। और इसके बाद दोस्तों आता है कौन सा, अगला वंश आता है दोस्तों हमारा सैयद वंश, जिसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी। सैयद वंश, उससे इसका संस्थापक था कौन, खिज्र खां। चौदह सौ 14 ईस्वी में खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, सैयद वंश की। ओके, तो जो सैयद खिज्र खान, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहले खिज्र खान आया, इसके बाद दोस्तों इसने कुछ खास नहीं किया, पर इसमें थोड़ा सा ये है दोस्तों कि इसका जो बेटा था वो मुबारक शाह था, उसने मुबारकबाद शहर बसाया था। और उसका जो बेटा था, जो मुबारक शाह का बेटा था दोस्तों, उसका था आलम शाह शासक बना, जो कि बिलासी पद्धति का था। उसके बाद फिर दोस्तों एक नया वंश है, उसका नाम आता है बहलोल लोदी। तो नीचे लिख देता हूँ मैं, मुबारक शाह, ये इसने मुबारकबाद से की स्थापना की। इसके बाद आलम शाह ये आया, ये बिलासी प्रकृति का था। तो जो बिलासी प्रकृति के राजा थे दोस्तों, वो तो वैसे ही मर गए थे, उनका ने कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। जो भी आप कभी देखोगे तो बिलासी प्रकृति के जो भी राजा निकले, वो सारे के सारे निकम्मे थे और उन्होंने कोई भी खास काम नहीं किया, एक आध काम किया तो किया हो। दोस्तों फिर जो दिल्ली सल्तनत में अगला वाला वंश आता है, कहते हैं इसको लास्ट वंश ही है, क्योंकि इसके बाद फिर मुगल सल्तनत हो जाती है। तो अगला वंश आता है, वो आता है लोधी वंश। लोधी वंश दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी, इसका कौन था संस्थापक दोस्तों,
लोधी वंश संसद में कितने की थी? बहलोल लोधी ने की थी दोस्तों। और बहलोल लोधी ने दोस्तों एक सिक्का चलाया था जिसका नाम बहलोल ही रख दिया गया। खैर वो इतना खास नहीं है, आपकी जानकारी बता देता हूँ मैं। बहलोल लोधी ने की थी। और इसके बाद दोस्तों इसका बेटा जो सिकंदर लोधी था वो बैठा गद्दी पर। सिकंदर लोधी पहले ये लोधी वंश की स्थापना दोस्तों हमारी हुई थी 1451 ईस्वी में। और 1506 ईस्वी में दोस्तों ये सिकंदर लोधी था, इसने किसकी स्थापना की थी? 91 ईस्वी में की थी यार। ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की दोस्तों? सिकंदर लोधी ने की थी। और दोस्तों ये वाला जो आगरा नगर की स्थापना है, ये वाला सवाल दोस्तों आया हुआ सवाल है लगभग 2000 स्कूल के आसपास आया किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। ये कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी दोस्तों। उसमें ऑप्शन में वो अकबर का नाम भी था और ज़्यादातर लगभग आप कह सकते हैं 70% लोगों ने अकबर के ऊपर टिक किया था, जो कि गलत थे एकदम। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। और दोस्तों इसके बाद क्या था दोस्तों? इसके बाद दोस्तों जो क्या नाम है, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, और उसके बाद इसका बेटा आता है इब्राहिम लोधी। दोस्तों इब्राहिम लोधी के समकालीन कौन थे? जो संत कबीर भी, जो भक्ति काल के प्रमुख संत रहे हैं कबीर, वो भी इब्राहिम लोधी के ही समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को मारकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो ये था इसका लास्ट वंश का। और 1526 ईस्वी में जब इसको मार दिया था, मतलब इब्राहिम लोधी को, तो आप कह सकते हैं ये वंश 1526 ईस्वी तक चला। और कुछ खास नहीं इसमें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट मुगल काल से संबंधित है। अब मुगल काल का दोस्तों जो अक्सर हमारे जो क्वेश्चन आते रहते हैं वो मोस्टली मुगल काल के बारे में पूछा जाता है। तो उस पार्ट को देखना मिस ना करें, उस पार्ट को देखें और उसको मिस ना करें दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।